हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो से हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का सबसे पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इस वाले सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया है। तो अगर किसी ने सिलेबस नहीं देखा है तो आप सबसे पहले सिलेबस जाकर देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, जो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान। तो हम देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है, लेकिन सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब क्या है। सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन। इसका मतलब है कि जो शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब यह है कि सभी बच्चों को उनकी सामाजिक, आर्थिक, जातीय या भौगोलिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। यह शिक्षा सभी बच्चों के लिए सुलभ, समान और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। यानी इनके ये सारे डिफरेंसेस होते हुए भी सामाजिक, आर्थिक, जातीय, भौगोलिक, ये सब भिन्नताएं होते हुए भी सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान हो, समान शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये है हमारा इसका मतलब। अब हम इसके उद्देश्य देखते हैं कि क्या इसके उद्देश्य हैं। इसका सबसे पहला उद्देश्य है समान अवसर, मतलब बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जा सके। तो समान अवसर प्रदान करना ताकि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरा इसका उद्देश्य है साक्षरता दर। तो इससे साक्षरता दर में भी वृद्धि होगी, बच्चा फ्यूचर रेडी बनेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शिक्षा प्राप्त होगी तो बच्चा इससे फ्यूचर में रोज़गार प्राप्त कर पाएगा। इससे क्या होगा, उससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा उसका। तो देखते हैं साक्षरता दर में वृद्धि करना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, इससे लिंग समानता होगी। लिंग समानता सुनिश्चित करना ताकि लड़कियां और लड़के समान रूप से शिक्षित हों। तो इसका उद्देश्य यह भी है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, समान अवसर मिले शिक्षा के। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सिर्फ इसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो गुणवत्ता शिक्षा का विस्तार करना जिससे बच्चों का समग्र विकास हो। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य थे। अब हम इसके अनुच्छेद देखेंगे कि क्या क्या इसके लिए अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद शिक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21A। इसको हम अनुच्छेद 21 क भी बोलते हैं, जो हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु की बात करता है, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के अधिकार की बात करता है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो जो हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। इसका प्रमुख बिंदु है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। यह अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। मतलब कोई भी बच्चा ना छूटे शिक्षा से। हर एक बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में आता है, उसको शिक्षा के अवसर प्रदान हो पाए। नेक्स्ट, बच्चों का मौलिक अधिकार। तो यह एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि सरकार का कर्तव्य यह है कि वह इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करे। ठीक है,
इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि इस आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक RTE एक्ट आया, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट पारित किया। तो अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए RTE एक्ट को पारित किया गया था, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये है आपका अनुच्छेद 21A। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 29(2). ये शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की मनाही के बारे में बात करता है। मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों को, जब हम एडमिशन देते हैं तो उन्हें उनकी जाति या उनकी भाषा, लिंग, धर्म, जो भी कोई भी फैक्टर्स हैं, इनके आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करेंगे। तो ये क्या कहता है, इस अनुच्छेद के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय धर्म, जाति, वर्ग, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई शैक्षणिक संस्थान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है तो उसे किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 29(2) भारत में समान शैक्षिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाए। तो इसका सिंपल सा यही उद्देश्य है कि अगर कोई भी भेदभाव है तो उसको समाप्त किया जाए। तो ये है हमारा अनुच्छेद 29(2), जो कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की मनाही की बात करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 29(1). तो अनुच्छेद 29(1) आपका इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसको इसलिए ऐड किया है बाद में। ये संस्कृति और भाषा की सुरक्षा की बात करता है और ये मेजरली अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात करता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। तो यह अधिकार देता है कि जो अल्प समुदाय के लोग हैं वो अपनी संस्कृति को, भाषा को, लिपि को संरक्षित कर सकें। यह अनुच्छेद विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के लिए है। तो ये है अनुच्छेद 29(1), संस्कृति और समुदाय की सुरक्षा। ठीक है, भरते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकें। तो इसमें जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने खुद के संस्थान, शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर पाएँ, उनको संचालित कर पाएँ। किस लिए? अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए। तो ये आपका अनुच्छेद 30 कहता है। ठीक है, क्लियर है? अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार के बारे में ये बात करता है। ये कुछ 29(1) से मिलता जुलता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे संस्थान स्थापित और संचालित करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप वर्ड्स पर ध्यान देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 45। ये किस बारे में बात करता है? ये बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करता है। अब हम देखते हैं क्या इसमें। अनुच्छेद 45 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के सक्रिय रूप से काम करे। तो ये 6 वर्ष तक के बच्चों की उनकी देखभाल, उनकी शिक्षा, ये सारे कामों के लिए के बारे में बात करता है।
जैसे आप देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र आपके बनाए जाते हैं, तो उसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। उनकी देखभाल की जाती है, उनके लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, उनके पोषण पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सब होता है। यह बच्चों के भविष्य की नींव रखने में मदद करता है। बिल्कुल, जब बच्चों का शुरू से ध्यान रखेंगे तो बच्चे आगे चल के उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करता है। वही उदाहरण आगे जो मैंने आपको बताया था, राज्य सरकारों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन जो बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं, अनुच्छेद 45 के उद्देश्यों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 45 जो कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आयु तक के लिए। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46। ये बात करता है शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा की। शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 46 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC, ST और या अन्य पिछड़े वर्ग को समाज के अन्य वर्गों के बराबर आने के लिए आवश्यक शैक्षिक और आर्थिक सहायता मिले। जैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं SC, ST को, आप देखते हैं स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उन्हें, और बहुत सारे रिजर्वेशन मिलता है जॉब में और बहुत सारी चीज़ों में। तो ये सब है इसमें। यह प्रावधान इन वर्गों की प्रगति और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है ताकि उन्हें समाज में समान अवसर मिल सकें और वे शोषण से मुक्त हों। तो इसका बस यही उद्देश्य है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो SC, ST हैं, उन्हें भी समान अवसर प्राप्त हो सके, वे शोषण से मुक्त हो पाएँ। ठीक है, अन्य वर्गों के बराबर आने की उन्हें अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये है हमारा आर्टिकल 46। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, ये इसके आप कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, मैंने जैसे आपको अभी बताया था, सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 46 के उद्देश्यों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, स्कॉलरशिप, शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं, इन वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, मुफ्त शिक्षा, आवासीय स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय हुए, आश्रम स्कूल हुए, इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आती है। तो ये है हमारा आर्टिकल 46। अब हम आगे देखते हैं जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, अनुच्छेद 51A के। तो 51A की अगर हम बात करें तो वो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। लेकिन अगर हम 51A के अंदर देखें शिक्षा, तो शिक्षा के लिए आर्टिकल है हमारा 51A के। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें माता पिता के कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं, यह हर माता पिता और संरक्षक को यह कर्तव्य प्रदान करता है, संरक्षण यानी आपके गार्जियन, कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए सुनिश्चित करें। मतलब यह है उनके कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य है कि अगर उनका बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में आ रहा है तो वह उन्हें शिक्षा दिलवाएं, शिक्षा दिलवाना सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 51A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है। तो ये था बस आर्टिकल 51A के में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 350A जो अल्पसंख्यक बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। मतलब जैसे अगर कोई मराठी बोलता है कोई बच्चा, तो उनके लिए मराठी भाषा में उन्हें अवसर प्रदान किए जाएं शिक्षा के। तो ऐसे यह अनुच्छेद राज्यों को निर्देशित करता है कि वह प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था करे। तो ये है आर्टिकल 350A।
अल्पसंख्यक बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, क्लियर है सबको। इसके बाद अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास। इसमें हिंदी भाषा के प्रसार की बात की जा रही है कि सारे हिंदी भाषा में, मतलब भारत में सभी लोग हिंदी भाषा को संचार के माध्यम के रूप में यूज़ कर पाएँ। यह है अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास और इसे पूरे भारत में संचार के माध्यम के रूप में प्रसारित करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है, ताकि भारत में सांस्कृतिक और भाषाई एकता बनी रहे। इसका उद्देश्य है कि हमारी आपस में सांस्कृतिक और भाषाई एकता बनी रहे, सभी समान भाषा बोल पाएँ। तो ये है हमारा अनुच्छेद 351। अब हमारा एक और अनुच्छेद बचा है, देखते हैं उसको भी। ये है आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244। यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की बात की जा रही है। मतलब जो भी आपके आदिवासी क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी शिक्षा के प्रावधान किए जाएं, ताकि जो आपके पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, वे भी शिक्षा का लाभ उठा सकें। तो देखते हैं, यह अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है, ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों के लोग भी शिक्षा का लाभ उठा सकें। तो ये है हमारा आर्टिकल 244 आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा। तो आपके जितने भी पॉसिबल अनुच्छेद बन रहे थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको बस ये वाले आर्टिकल्स, ये वाले अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेने हैं। आप चाहे वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन ये वाले आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बट हाँ, ये मेक श्योर करना है कि ये वाले सारे अनुच्छेद आपको अच्छे से याद हो। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं इससे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और काफ़ी सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। 2022 में एक क्वेश्चन आया, 2022 में टोटल 2 क्वेश्चन आए आपके, और दोनों MCQs थे, 1 मार्क्स के दोनों आए थे। तो पहला क्वेश्चन था, राज्यों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो आपने सबसे पहले पढ़ा था, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा की बात चल रही है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ये है आपका अनुच्छेद 21A। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। इस अनुच्छेद में उल्लेख है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 350A। ठीक है, इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात की जा रही है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ये भी अभी। तो ये भी 2022 में आया था। इसके बाद बात करते हैं 2020 के क्वेश्चन की। 2020 में टोटल 3 क्वेश्चन आए आपके, तीनों 1 मार्क्स के थे। 2 MCQs थे और एक आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट था। तो पहला था इसमें, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो ये है अनुच्छेद 29(1), आर्टिकल 29(1). ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, समझ गए होंगे कौन से आर्टिकल की बात की जा रही है, को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो मैंने आपको जब आर्टिकल 21A पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा संविधान संशोधन था, ये 86वां, 86वां। ठीक है, मैंने बताया था ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये इसका आंसर है। एक और आया 2020 में क्वेश्चन, इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अब आपको इसमें बताना है कि आपने इसके बारे में क्या क्या, मतलब क्या कहता है अनुच्छेद 51 के। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाती हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और एक शिक्षा का जो है 51
के, फिर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है। दैट्स इट। इसके साथ हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के अधिकार वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बाल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कभी भी कमेंट करके पूछ सकता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर शेयर करें। मैं टाइमली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट हो वो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।